हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश माने अंग्रेज के समय हमारे देश की भू राजस्व, भू माने ज़मीन का जो उसमें लगाए जाने वाले कर थे उनकी व्यवस्था कैसा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या बंदोबस्त इसको हम लोग कहते थे। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब कुछ ही दिनों में 67वीं बीपीएससी का वार्षिक कैलेंडर, बीपीएससी के वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होना है। 3-4 महीने के अंदर आपको इनका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। साथ ही जो एसआई का फॉर्म जो लोग फिलअप किए होंगे उनका भी एग्ज़ाम आपको 3-4 महीने के अंदर अक्टूबर नवंबर के बीच में मिलेगा। तो आगे आपको बहुत दो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, तो इसके लिए अभी ऐसे आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो पहले हम लोग आज जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न देखने को मिलता है कि तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए इस पर शुरू करते हैं। और ये मैं बता दूं, ये मेरा खुद का हैंड नोट्स है जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाया है। इनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे जो ऑथेंटिक किताब हैं उनके फैक्ट को मैंने इसमें रखा है। तो बिना समय गवाए हम लोग पुनः शुरू करते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। सबसे पहले इसकी अगर भूमिका पर अगर हम लोग जाएंगे कि ये भू राजस्व व्यवस्था क्यों लगाया गया था, ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने भारत में भू राजस्व माने ज़मीन पर जो टैक्स था, कर था, वो क्यों लगाया था और किस लिए लगाया था। तो देखिए भारत में क्या होता है, ब्रिटिश जो थे अपने साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए कंपनी को अत्यधिक धन की ज़रूरत थी। तो कच्चे माल की खरीदारी उनको करना था। जो उनके पास जो सैनिक थे या जो उनके पास सिविल सेवक थे, जो मतलब अंग्रेज़ के जो अधिकारी हुआ करते थे, उन लोगों को भी वेतन देना था। और ये सबसे बड़ा उस समय पैसे यानी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत देखा जाए तो भारत, तो आपको पता ही होगा, एक कृषियों का देश है भारत, किसानों का देश है। यहाँ पर खेतियों का ज़्यादा प्रमुखता होती है। तो उन्होंने सबसे पहले भू राजस्व की ओर अंग्रेज़ों ने रुख किया। तो 18वीं सदी के आसपास में, मतलब सन अगर हम लोग देखते हैं तो 1772 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ कि आसपास में क्या होता है, तो एक 5 वर्षीय एक फार्मिंग सिस्टम जिसे हम लोग इज़ेदारी प्रथा कहते हैं वो चालू किया गया। क्यों चालू किया, तो देखिए इसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं कि इज़ेदारी सिस्टम क्या था। इज़ेदारी प्रथा क्या था, जिसे हम लोग फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ये प्रथा एक 5 वर्षीय इज़ेदारी सिस्टम था। ये 5 वर्षीय था, माने 5 वर्षों के लिए लगाया गया था और सन 1772 ईस्वी में इन्हें लागू किया गया था। सन 1772 ईस्वी में यह प्रथा लागू किया गया था। और इसका मतलब ही होता है कि नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का ठेका, मतलब इस तरह से देखा जाती है, एक तरह का ठेकेदारी व्यवस्था था। इसमें क्या था कि 5 वर्षों के लिए जो उस समय जो लोग होते थे, एक नीलामी किया जाता था, कुछ ज़मीन क्षेत्र का नीलामी किया जाता था और उसको बोली लगाया जाता था। जो नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाते थे उन्हें ही भू राजस्व की वसूली का ठेका मिलता था। क्यों मिलता था, क्योंकि अब इसमें क्या था कि इसमें इस पहले देखिए ज़मींदार जो थे भारत के, वो सबसे पहले किसानों को लूटते थे। किसानों को लूटते हैं और अंग्रेज़ों के पास उतना राजस्व नहीं पहुंचता था। तो अंग्रेज़ इस चीज़ से कहीं ना कहीं वाकिफ़ हो गए कि ज़मींदार जितना किसानों से राजस्व लेते हैं उतना मेरे पास नहीं पहुंच पाता है। तो अंग्रेज़ों ने यानी ब्रिटिश ने एक नया उपाय निकाला, जिसे फार्मिंग सिस्टम के नाम से। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ज़मींदार को इस प्रथा से अलग कर दिया जाए। तो आपको देखिए इज़ेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम था, इन्हें ज़मींदार को अलग कर दिया गया। मैंने लिख दिया ज़मींदारों को अलग रखा गया। और इसमें उस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाए जाने वाले, माने कुछ कृषि क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ सीमित क्षेत्रों को जो सबसे ज़्यादा बोली लगाते थे उन्हें वो नीलामी, मतलब नीलामी के द्वारा उस किसान को या उसमें जो संपन्न किसान थे उन्हें दे दिया जाता था, या किसी व्यक्ति विशेष को दे दिया जाता था कि आप इस क्षेत्र के जितने भी ज़मीन है उनका भू राजस्व का आप क्या करेंगे, वसूली करेंगे। और वसूली करके सीधे आप अंग्रेज़ को देंगे। अर्थात इनमें ज़मींदारों को अलग रख दिया गया। और ये सन 1772 ईस्वी में फार्मिंग सिस्टम इज़ादारी प्रथा शुरू हुआ। तो इज़ादारी प्रथा क्या है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए। तो हालांकि इसमें पद्धति में ज़मींदार को अलग रखा गया था, क्योंकि उस समय के जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग जो थे उनका मानना था कि ज़मींदारों को अगर हम शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम भू राजस्व के एक बड़े भाग से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि बीच में ज़मींदार क्या करते थे, किसानों से वसूली करने के बाद
ज़्यादा मात्रा में राजस्व अपने पास रखना शुरू कर देते थे। तो और ब्रिटिश शासन को धीरे धीरे इस चीज़ का समझ हुआ, तो उन्होंने एक फार्मिंग सिस्टम 5 वर्षों के लिए लागू किया। लेकिन इसका भी एक दुष्परिणाम निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि 5 वर्षीय जो ठेकेदारी योजना थी, इसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वारेन हेस्टिंग ने इसको क्या किया, सन 1776 में अब 5 वर्षीय से हटाकर उन्होंने इसे 1 वर्षीय कर दिया कि 1 वर्ष के लिए ही यह अब रहेगा, मात्र 1 वर्ष के लिए यह रहना है। क्योंकि ठेकेदारी इसलिए बंद कर दिया गया कि आप देख लीजिए, कहीं न कहीं ज़मीन संबंधित जितनी भी जानकारियाँ था उस समय सबसे ज़्यादा ज़मींदारों को होता था, और किसी भी क्षेत्र में आप बिना ज़मींदारों के सहयोग से आप वहाँ की राजस्व वसूली नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो प्रभावी होते थे अपने क्षेत्रों में। धन संपन्न उनके पास ज़्यादा था, लोग उनके पास ज़्यादा थे। तो जो लोग नीलामी खरीदते थे, वसूली का ठेका लेते थे, उनको भी कहीं ना कहीं ज़मींदारों का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि उस क्षेत्र, कृषि क्षेत्र विशेष की अधिक जानकारी उसी ज़मींदार, वहाँ के जो ज़मींदार होते थे उनसे होता था। हालांकि इसमें ज़मींदार को अलग रखा गया, लेकिन इस तरह देखा जाए तो बिना ज़मींदारों के मदद से, सहयोग से यह फार्मिंग सिस्टम, इजारादारी प्रथा क्या हो जाता है, तो असफल हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर आप देखिए, फिर जाकर अगर हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे ब्रिटिशों ने नया उपाय ढूंढना शुरू कर दिया कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, तो भू राजस्व वसूला जाए। तो उसी ने क्या किया, तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के लिए 3 पद्धति अपनाया। एक अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त जिसे, और दूसरा रैयतवारी बंदोबस्त, और एक महालवारी बंदोबस्त। तो आइए देखते हैं। पहले अभी मैं सिर्फ यहाँ पर एक आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। आगे मैं इसके बारे में जब एक एक करके डिटेल पढ़ूंगा तो ज़्यादा आपको बेहतर कॉन्सेप्ट आएगा। अभी आप सिर्फ एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसको अगर आप समझ लेते एक डाटा, तो आगे जाके आपको इनके बारे में जब डिटेल पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहला बंदोबस्त देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जिसे हम लोग जमींदारी बंदोबस्त भी कहते थे, और एक रैयतवारी बंदोबस्त था, और एक महालवारी बंदोबस्त था। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। हालांकि 1790 में ही कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दिया था, और जिसमें भूमि का स्वामी उन्होंने किसको बना दिया था, मतलब भूमि का स्वामी और लगान वसूली का अधिकारी उन्होंने जमींदार को दे दिया था। इसीलिए इसका नाम है जमींदारी बंदोबस्त। देखिए, फार्मिंग सिस्टम में इनको अलग किया गया था, जो कि 1772 में आया था, और ये किसकी बात में कर रहा हूँ, 1790 के बाद। तो आप देख लीजिए, फार्मिंग सिस्टम माने इजारादारी व्यवस्था में अंग्रेजों को ये लगा कि बिना जमींदार की मदद से हम भू राजस्व की वसूली अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने ज़मींदारों को उसमें शामिल किया, और जाके लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर बनते हैं तो उन्होंने क्या किया, अस्थाई बंदोबस्त के नाम से, यानी जमींदारी बंदोबस्त इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जमींदार की ज़्यादा भूमिका थी, इसलिए इन्हें जमींदारी बंदोबस्त भी कहा गया। 1790 में उन्होंने 10 वर्षीय, पहले वो फार्मिंग सिस्टम 5 वर्षीय था, अब ये 10 वर्षीय किया गया कॉर्नवालिस ने। लेकिन 1793 में जाते जाते ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के बहुत सारे क्षेत्रों पर इनका मतलब भू राजस्व की व्यवस्था लागू किया जाता है स्थायी बंदोबस्त के नाम से। देखिए, ये समस्त जो ब्रिटिश कालीन की बात मैं कर रहा हूँ, ब्रिटिश अधीन जितने भी क्षेत्र थे उस समय, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार ने जितने भी भारत के क्षेत्रों को अपने अधिकृत कर लिया था, अपने अंदर कर लिया था, यानी जीत लिया था, विजित प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, जो जीता हुआ था अंग्रेज के, उनके समस्त भूमि का 19% थे। पूरे भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेज के अधीन जितने भी उस समय क्षेत्र बन चुके थे, उन क्षेत्रों में से 19% क्षेत्र पर यह स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी बंदोबस्त भू राजस्व की व्यवस्था लागू था। और ये व्यवस्था में प्रमुखता किसकी थी कि इनको वसूली का अधिकार दिया गया था जमींदार को, और राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। अब तो ये से मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, और आगे जाके आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। रैयतवारी बंदोबस्त, इसको थॉमस मुनरो ने 1820 में लागू किया था। ये बंगाल, मद्रास और असम, ये थॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था और 1820 में। ये बंगाल, मद्रास और असम देखा जाए तो अंग्रेज के अधीन जितने भी जमीन थे, भूमि थे, उनके 51% क्षेत्र पर माने ये प्रथा लागू था। तो ये पद्धति रैयतवारी बंदोबस्त भू राजस्व का सबसे बड़ा पद्धति था, क्योंकि ये उस समय अंग्रेज के अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनमें 51% पर यही प्रथा माने यही भू राजस्व की व्यवस्था लागू था। और इसमें भूमि के मालिक कौन होते थे? किसान, क्योंकि रैयत का मतलब ही किसान होता है। और इसमें सीधे किसान को ये अधिकार था कि आप जाके अंग्रेजों को अपना
ज़मीन का टैक्स जो है, कर जो है, भू राजस्व वो दे दीजिए। राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। अब देखिए एक था महालवाड़ी बंदोबस्त, ये विलियम बेंटिक ने लागू किया था और सन 1833 में इन्होंने इसे पूरे भारत में, मतलब जो उनके विजित क्षेत्र थे उन पर लागू किया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। अब समस्त भूमि का ये 30% क्षेत्र पर ही था। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी अगर देखें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 51%, ये सब याद रखे रहिएगा। इसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त जो था 30% विलियम बेंटिक के द्वारा, और जो अस्थाई बंदोबस्त था वो 19%। तो ये ज़मींदारी व्यवस्था जो था, पद्धति जो था, ये सबसे कम क्षेत्रों पर लागू था। सबसे ज़्यादा पे रैयतवाड़ी माने सीधे किसान जाकर अंग्रेजों को अपना टैक्स देते थे, मतलब भू राजस्व देते थे। और महलवाड़ी व्यवस्था जो 30% पे था, यानी यूपी में, मध्य प्रांत और जो पंजाब वाले क्षेत्र थे उन पे यह 30% पे लागू था। और गांव का अधिकार, महाल का मतलब होता है गांव, इसमें पूरे गांव के लोग जाकर, यानी देख लीजिए राजस्व देने का जिम्मेदारी समस्त या तो गांव को होता था या उस गांव के जो मुखिया थे वो सब का इकट्ठा करके अंग्रेजों के पास जाते थे। एक ग्राफ मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ मैं आपको एक यहाँ पर मैप दिखा रहा हूँ, मानचित्र दिखा रहा हूँ। ये हालांकि उतना बेहतर नहीं बन पाया है, मैंने अभी तुरंत इसको बनाया है। बस मैं आपको ये जो ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था है वो किन किन क्षेत्रों में था, किन किन प्रांतों पर था, वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी। ये कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस, माने यूपी के अंदर बनारस, उत्तरी कर्नाटक। तो आप देख लीजिए यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये यूपी है, ये बिहार है, और ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल है। तो और ये ऐसे मैप में आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, मैं बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताने जा रहा हूँ। तो देख रहे हैं आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश या बनारस वाले क्षेत्र में, या फिर बिहार या बंगाल, और इधर जो आपके उड़ीसा है। मतलब थोड़ा मैप में आप अच्छा से इसको एडिट कर लीजिए, बढ़िया से अच्छा से इसको बढ़िया बना लीजिएगा आप लोग। तो यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो इतने वाले क्षेत्र जो थे, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर भू राजस्व की वसूली होता था तो वो किस पद्धति से? तो ज़मींदारी पद्धति से, ज़मींदारी व्यवस्था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था, उनसे यह व्यवस्था ज़्यादा भू राजस्व लिया जाता था। इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरी व्यवस्था जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पर लागू था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी जो थॉमस मुनरो ने, इसको मैं ट्रिक से याद करा दूंगा कि इसके कौन थे, 1820 में इन्होंने लाया था। और ये बंगाल, मद्रास और असम, समस्त भूमि का 51% लागू था। इसके भूमि के मालिक कौन थे? किसान, सीधे किसान था। बंगाल में भी था ये लागू, और बंगाल में ये भी लागू था। तो देखिए यहाँ पर तो बंगाल, मद्रास और असम। तो आप इधर अगर आ जाते हैं तो देखिए ये मद्रास वाले क्षेत्र यहाँ पर, और ये असम वाले क्षेत्र यहाँ पर, और बंगाल तो अब यहाँ देख रहे हैं। तो बंगाल से असम सटा हुआ है। तो बंगाल, पश्चिम बंगाल जो आज बन चुका है, उस समय बंगाल थे। तो बंगाल, असम और ये मद्रास वाले क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा राजस्व जो वसूला किया जाता था, मतलब इस समय 51% क्षेत्रों पर यहाँ पर लागू था कौन? रैयतवाड़ी पद्धति बंदोबस्त सिद्धांत। अर्थात यहाँ सीधे किसान जाकर अंग्रेजों को अपना भू राजस्व देते थे। इसके बाद जो हम लोग का अंतिम है महालवाड़ी, जो विलियम बेंटिक ने 1833 में लागू किया था। तो ये क्या था? गांव का अधिकार, पूरे गांव के या तो मुखिया के द्वारा पूरे गांव का एक जगह राजस्व इकट्ठा करके दिया जाता था, या गांव के लोग पूरे इकट्ठा करके एक जगह जाकर अंग्रेजों को दिया करते थे। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब वाले क्षेत्र में। तो यहाँ देख लीजिए, इसको मैप बना के आप लोग चिपका लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए पंजाब, और ये रहा मध्य प्रदेश, जो कहीं ना कहीं आज देखा जाए वर्तमान स्थिति में तो मध्य प्रदेश के अंदर भी कुछ क्षेत्र इनका चले गया है। तो पंजाब, मध्य प्रदेश और यूपी, ये 3 था, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, ये 30% क्षेत्र था, मतलब लागू था 30% क्षेत्रों पे। तो पंजाब, यूपी और मध्य प्रांत के अधीन था। अब आइए हम लोग एक एक चीज़ को पहले जानते हैं कि क्या था, कौन व्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जमींदारी प्रथा हमारा क्या था। तो आइए देखते हैं पहले जमींदारी प्रथा हम लोग का क्या था। भू राजस्व व्यवस्था की जो 3 पद्धति है, उसमें से पहला पद्धति जमींदारी, जिसे हम लोग अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, इतना ही नहीं, इसके कई नाम हैं। इसे मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इसे इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता है, और अस्थाई बंदोबस्त या 20वीं व्यवस्था भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये सब मैं आपको समझा देता हूँ। 1790 में मैंने ये सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने
मैंने लिख ही दिया है। 1790 में इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, देखिए इसे हम लोग ट्रिक पे कैसे याद रखेंगे। कॉर्नवाली माने कान में बाली ट्रिक बना लीजिए, कॉर्नवाली माने कान में बाली क्या कर लेना है, अस्थाई लगा लो। अस्थाई मतलब हमेशा के लिए, तो ये ध्यान रखे रहिए कि अस्थाई भाई क्या करना है, कान में बाली लगाना है। तो अस्थाई बंदोबस्त के अगर व्यवस्थापक पूछा जाए, मतलब लागू किसने किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था, कॉर्नवाली माने कान में बाली अस्थाई लगा लो, कान में बाली अस्थाई लगा लो। तो अस्थाई बंदोबस्त के कॉर्नवाली 1790 में। बहुत आसान है, इसको याद कर लीजिए। ये सर्वप्रथम 10 वर्षों के लिए थे, 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू किया गया था, और जिसमें भूमि का स्वामी सीधे यानी लगान वसूली का अधिकारी कौन था, इसमें कौन था, तो ज़मींदार को माना गया था। अब इसमें ज़मींदार को माना गया था। फार्मिंग सिस्टम में ज़मींदार को अलग रखा गया था, जिसे इजारादारी व्यवस्था कहते हैं, लेकिन इसमें ज़मींदार को माना गया था, इसीलिए इसे ज़मींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, या इस्तेमारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अब 1793 में इनको पहले 10 वर्षीय व्यवस्था कर दिया था। अभी ये अस्थाई नहीं था, अस्थाई था, मतलब 1790 में लागू हो गया, लेकिन 1793 से नियम बना दिया कॉर्नवालिस ने कि अब ये 10 वर्षों की व्यवस्था होगी। माने एक ज़मींदार को मात्र 10 वर्ष के लिए दिया गया कि आप उस अपने जो ब्रिटिश के अधीन जो जितने भी क्षेत्र थे उस क्षेत्र पर, जैसे मान लीजिए ये ब्रिटिश के अधीन ये क्षेत्र पड़ता था, तो इस क्षेत्र पर अब एक ज़मींदार को 10 वर्षों के लिए दिया गया कि आपको ये 10 वर्षों के लिए यहाँ पर दिया जाता है। 10 वर्ष तक आप यहाँ, आपका काम है कि यहाँ से राजस्व वसूली करके हमें देना है। तो ज़मींदार को दिया गया था ये 10 वर्षों के लिए, बल्कि 1790 में ये फिक्स नहीं था कि कितने वर्षों तक देना है, लेकिन ज़मींदारी यहाँ से भी चालू हो गया। लेकिन 1793 में ये लागू कर दिया गया कि एक ज़मींदार मात्र उस ज़मीन के मालिक कितने दिनों के लिए रहेंगे, 10, मतलब एक समय कॉन्ट्रैक्ट हो गया 10 सालों के लिए। अब देख लीजिए आगे, मतलब अस्थाई कब से हो गया, 1793 से। लगान वसूली का क्या था, 10/11 भाग सरकार को मिलना था। अब देखिए कितना बड़ा स्तर पे ये लेते थे। लगान वसूली जो करते थे 10/11 भाग सरकार को, और शेष 1/11 भाग जमींदार को देता था कि आप उस वसूली में जितना भी आपको इधर उधर जाने में जो खर्च होता है, यातायात में, या आपको वसूली करने में भी जो अन्य कोई खर्च होते हैं, और साथ ही आप अपना भी उसी में से कुछ अपना जो बचत करना है आप रख लीजिए। तो 1/11 भाग जमींदार को दिया था। मतलब 10/11 का मतलब, अगर हमने मान लीजिए छोटा सा हम समझाने लगे, 11 वसूली करके आपने, एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 11 किलो आपने मान चलिए चावल आपने वसूली कर लिया, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उसमें से 10 केजी किसको भेज देना है, मतलब ब्रिटिश सरकार को भेज देना है, और 1 केजी आपको ज़मींदार को रख लेना है। आप देखिए 1793 के एक विनियम 14 सरकार को अधिकार मिलता है, सरकारी अधिकार मिलता है ज़मींदार को, कि ज़मींदार को यह अधिकार दिया गया कि लगान न देने वाले किसान की ज़मीन जो है वो क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। ज़मींदारों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार, कि आप क्या कर सकते हैं, जो किसान आपको राजस्व नहीं दे रहा है उसको आप संपत्ति उनका जब्त कर लीजिए, उनका खेत आप जब्त कर लीजिए, या जो भी संपत्ति उसको जब्त कर लीजिए। ज़मींदार को अधिकार मिल गया। और इतना ही नहीं है, 1794 में ज़मींदार पर भी एक नियम लग गया, जिससे हम लोग सूर्यास्त का नियम कहते हैं। सूर्यास्त का नियम पूछा भी गया था 1794 में। एक सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना मतलब सूर्य के डूबने तक, यानी शाम की बात हो रही है, कि शाम तक अगर सरकार के पास लगान नहीं पहुंचाता है जो ज़मींदार, उस ज़मींदार का ही क्या होगा, ज़मींदारी ही नीलाम कर दिया जाएगा। अर्थात अगर शाम तक आप नहीं पहुँचाते हैं तो आपकी ज़मींदारी क्या हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी। इसे सूर्यास्त का नियम 1794 में लागू हो गया था। तो इस चीज़ को देखिए आप कहीं ना कहीं। अब इस तरह के जो सूर्यास्त के नियम थे, या फिर जो ये 1793 के विनियम 14 के द्वारा जो सरकार की ज़मींदार की संपत्ति जब्त कर लिया जाता था, सरकार ज़मींदार को जब ज़मीन जब्त करने का अधिकार मिला था, ये सब आपको कहीं ना कहीं क्या हो गया, तो दोनों के तरफ, दोनों को यहाँ पर एक उसके मन में अन्याय की भावना। तो ये दोनों नियम क्या हुआ कि उस समय किसान और ज़मींदार के बीच में एक आक्रोश पैदा करने का काम किया, और यहीं से इस मतलब देखा जाए तो इस प्रथा के असफल होने का एक कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। अब देखिए ज़मींदारी व्यवस्था जो भारत को 19% क्षेत्र पर लागू था, ये तो मैंने बता दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस। अब इसको याद नहीं करना, आप देख लीजिए मैप जो आपको मैंने दिखाया, तो आप उस मैप के अनुसार अगर आप देखते हैं तो आसपास में ये सभी क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, ये चारों क्षेत्र एक तरफ था। तो अस्थाई बंदोबस्त इस यहाँ पर लागू हो गया। और अब यहाँ पर देखिए एक फ्लॉड कमीशन भी
बाद में जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए बाद में जब हमारा देश आज़ादी होने की ओर चले जाता है तो 1945 में अस्थाई बंदोबस्त की आलोचना किया था किसने? फ्लॉड कमीशन। तो फ्लॉड कमीशन का गठन कब हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। और ये जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए किया गया था। तो ये बाद का बात है, अभी हम लोग जो अंग्रेज के द्वारा जो लगाया गया था उनकी बात हम कर रहे हैं। तो अब इसके बाद देख लीजिए, हम लोग देखेंगे रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था क्या था, इनको भी हम लोग समझते हैं। अब देखिए, रैयतवारी व्यवस्था जो है अगर देखा जाए तो उस सबसे पहले क्या करना था? पंजीकृत करना था, मतलब रजिस्टर्ड होना है भूमिदार को। जो जमीन किसान है, रैयत माने कि किसान की बात हो रहा है, रैयत का मतलब समझ लीजिए किसान। तो किसान, उसको भी अपने ज़मीन का क्या करना? रजिस्टर्ड कराना है कि भाई आप पहले इस ज़मीन के मालिक हैं, इसको पहले रजिस्टर्ड करिए। मतलब भूमि के स्वामी के लिए आपको पहले रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड जो किसान हो करा लेते थे अपने ज़मीन को, वही उनकी भूमि का स्वामी होता था। जैसे आज भी देख रहे हैं ना आप, आपको अगर रसीद वसीद कटाना है, रजिस्ट्री कराना है, तो वो भी उस समय से ही चल रहा था, समझिए। तो आइए देखते हैं। तो आप देख लीजिए, सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो यहाँ हालांकि ये सब 1820 में ये लागू होता है, लेकिन अगर देखें तो रैयतवारी व्यवस्था जो है 1792 में ही कर्नल रीड जो थे, इन्होंने शुरू कर दिया था। कहाँ से? बरामहल जिले में। बरामहल जिले में पहली बार उन्होंने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। कर्नल रीड जो थे 1792 ही में ही, उधर देखिए 1792 में रिफॉर्मिंग सिस्टम आता है, और इधर कर्नल रीड ने क्या कर दिया था? यही रैयतवारी व्यवस्था जो था बरामहल जिला में पहली बार उन्होंने लागू कर दिया था। लेकिन अब यहाँ देखिए कि अगर सुचारू ढंग से अगर हम देखेंगे कि ये व्यवस्था लागू हो गया था, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था, या उसको ज़्यादा सुचारू ढंग से लागू नहीं कर पाए। तो अगर हम लोग देखेंगे सुचारू ढंग से अगर किसने लागू किया था, तो रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कैप्टन रीड तो बरामहल जिला में शुरू कर दिया 1792 में ही, लेकिन टॉमस मुनरो जो थे, ये रैयतवारी व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में अगर देखें तो कैप्टन रीड थे और टॉमस मुनरो भी थे। लेकिन टॉमस मुनरो ने मद्रास में इसे व्यवस्थित ढंग से सबसे पहले लागू किया था 1820 में। तो 1820 में यह मद्रास में लागू हुआ, और इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने का कार्य किसने किया था? उसमें मद्रास के जो गवर्नर थे, टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने 1820 में लागू किया। धीरे धीरे ये फैलता गया, 1825 में बॉम्बे तक चला गया। 1858 में ये संपूर्ण दक्कन क्षेत्र जानते हैं, जैसे उसके अंदर असम आता है, मद्रास और बम्बई। तो इसमें भी वो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये फैल गया धीरे धीरे। अब इस व्यवस्था के अंदर अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भूभाग पर, मतलब जो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो जमीन था, उस पर 51% पर यह व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था लागू हो गया, और इसे 30 वर्षों तक लागू किया गया था। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। इसकी दर कितनी थी? 1/3 निश्चित की गई थी। ये सब याद कर लीजिएगा, 1/30। अब देखिए, इस सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य यही था कि बीच के जो बिचौलिया थे, यानी जमींदार आप देख रहे हैं, क्योंकि उनको जमींदार अगर बीच में जो गड़बड़ कर रहे थे, ऐसे तो 10/11 भाग सरकार को मिलना था, 1/11 भाग ही, मतलब अस्थायी बंदोबस्त की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जमींदारों ने क्या करना शुरू कर दिया? बिचौलिया, मतलब अपने कुछ राजस्व को बचाकर अपने पास रखना शुरू कर दिया था। इसी चीज़ को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रैयतवारी व्यवस्था लागू किया था कि सीधे मेरे पास ज़मीन का जो राजस्व है वो मेरे पास पहुँचे, इसमें बीच में कोई ज़मींदार नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तीसरी व्यवस्था जो है हमारा आज का अंतिम व्यवस्था, उसे हम लोग कहते हैं महालवारी व्यवस्था। देखिए, महाल का मतलब होता है गाँव, महाल का मतलब होता है गांव। तो महालवारी व्यवस्था को अगर आप समझेंगे तो महाल का मतलब ही हो गया गांव। इसका तात्पर्य गांव होता है, और गांव के मुखिया से, गांव के जो मुखिया थे, उस सरकार का लगान वसूली का समझौता हुआ था कि भाई इस गांव के मुखिया ही लगान वसूली करेंगे, या पूरे गांव का लोग एक जगह इकट्ठा होकर लगान वसूली देंगे राजस्व सरकार को। इस व्यवस्था के जनक अगर देखा जाए तो हॉल्ट मैकेंजी, नाम क्या था? हॉल्ट मैकेंजी, ये याद रख लीजिए, हॉल्ट मैकेंजी इस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, क्योंकि 1819 के अपने प्रतिवेदन में इन्होंने महलवारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। कब? 1819 में ही अपने जो इन्होंने एक प्रतिवेदन दिया था, उस प्रतिवेदन में उन्होंने 1819 में ही मतलब जिक्र कर दिया था कि इस तरह का व्यवस्था किया जाएगा। तो इसको याद रखिए, महालवारी व्यवस्था के कौन थे? हॉल्ट में। जिस तरह हमने बताया कि अस्थाई बंदोबस्त के कार्नवालिस, माने अस्थाई रूप से कान में बाली लगा लो, याद कर लीजिए ट्रिक में। और इसी तरह से देख लीजिए महलवारी के, महल में मतलब महल, अब महल
क्या बना, तो मैकेंजी हॉल में, तो हॉल में हाल याद रख लीजिए कि हाल में ही मैंने महल बनाया, हाल में ही मैंने हाल माने कुछ दिन पहले ही हाल में ही मैंने महल बनाया। तो मौ से मैकेंजी, मौ से महल भी याद रखिए, हाल में मैंने महल बनाया। तो ऐसे दिमाग में याद रखने के लिए आप इसको याद रखिए। अब इस व्यवस्था के जनक तो हॉल मैकेंजी थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अगर कानूनी रूप से अगर देखा जाए, ये तो सूत्रपात एक प्रतिवेदन था, लेकिन कानूनी रूप से इन्होंने कब लागू किया था, 1822 में। तो 1822 में ये महलवारी व्यवस्था पूर्ण रूप में लागू हो जाता है। और इसके साथ साथ देख लीजिए तो ये 1833 में ये मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के समय सबसे बेहतर रूप से सामने आया। और 1833 में ये पूर्ण रूप में जो है इसमें मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन थे, है ना, ये बंदोबस्त को सबसे ज़्यादा बेहतर रूप से उन्होंने प्रतिपादित किया था। और महलवारी व्यवस्था को अगर देखें तो मध्य प्रांत माने जो पता है, मध्य प्रांत का मतलब मध्य प्रदेश के इलाके वाले क्षेत्र कुछ जो पड़ते थे उस समय, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ये लागू किया गया। तभी मैंने दिखाई दिया था कि ये पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, इस क्षेत्र में महलवारी व्यवस्था, इस क्षेत्र में आप देखें तो अस्थायी बंदोबस्त, और यहाँ वाले क्षेत्र में मद्रास, बंगाल, असम वाले क्षेत्र में आप देखें तो रैयतवारी व्यवस्था, जो सबसे ज़्यादा रैयतवारी व्यवस्था 51% पे। और ये ब्रिटिश भारत की भूमि का कितना प्रतिशत है, मात्र 30% पे। ये महलवारी व्यवस्था मात्र 30% भूमि पर लागू था। तो इस तरह से देखिए, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा। साथ ही साथ एक दो व्यवस्था और है, उनका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। ददनी व्यवस्था, दुबला हाली प्रथा, कम्युनिटी प्रथा, तो ये सब व्यवस्था क्या है, तिनकटिया व्यवस्था, ये सब क्या है, आने वाले वीडियो में मैं इस पर जिक्र करूँगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए बाद में मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी का मैं वीडियो बनाऊंगा, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। ओके, हैव ए नाइस नाइट। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।